प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दासू का दौरा किया। उनके हमरा चाइनीज़ एम्बेसडर भी थे और इस दौरे का मकसद था वो हमला, खुदकुश हमला जो चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर हुआ, जिसके नतीजे में 5 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए और इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त तरीन नोटिस लिया। इस पर एक JIT भी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब से चीन का भी बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स आया, अगरचे उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत तो की और ये भी कहा कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द इन मुजरिमों को कानून के कटहरे में लेके आए। लेकिन उन्होंने अपने जस्टिस से शो किया कि इस वाक़े से पाक चीन दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो हमारे मुआशी और दीगर शुबहात में ताउन जारी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसका जो एक उन्होंने सबूत दिया वो इस तरीके से कि दासू और तरबेला पे जो भाषा और तरबेला पे जो तोसी का मंसूबा है उस पर उन्होंने काम जारी रखा, काम शुरू है। इससे पहले ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि भारत ने इस वाक़े के बाद, चीन ने इस वाक़े के बाद, भारतीय प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान में काम रोक दिया है। इस फैसले ने इस चीज़ को साबित किया, ये महज एक प्रोपेगेंडा था और इस किस्म के आइसोलेटेड इंसिडेंट से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो आपस की हमांगी, हमारी दोस्ती है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखता है कि हमने दहशत गर्दी को उसकी जड़ से उखाड़ना है मुल्क में और हमारी जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें हैं, हमारी इंतज़ामिया है, सिविल और हमारे जो मिलिट्री के इदारे हैं वो इस चीज़ पर पूरी तरीके से फोकस हैं। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ ये भी कि जब इस वाक़े के ताने बाने मीडिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं और वहाँ से हमलावरों की ना सिर्फ शनाख्त हुई है बल्कि बहुत से उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब हम इस सारी की सारी जो साजिश है उसको मंजर आम पर लेके आते हैं। अगर इस हवाले से कई बातें हो चुकी हैं कि इसके ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। शाजिया चीमा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, माहिर आलमी उमूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। कुछ देर में साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब और वाइस चांसलर PID नईमुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शाजिया साहब आपसे मैं आगाज करता हूं। सबसे पहले ये कितना अहम है कि चीन ने अपने एक्शन से साबित किया है कि वो इस मुश्किल घड़ी में, जो कि उसके लिए भी है, हम एक साथ खड़े हैं, यानी कि पाकिस्तान और चीन। ब्रिगेडियर साहब आपसे पहले मैं सवाल कर लेता हूं कि ये कितना अहम है कि चीन ने पाकिस्तान से इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ से डिटर्मिनेशन है। ये उनका और पाकिस्तान का मुश्तरका प्रोजेक्ट है और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें इसके खिलाफ सफ आ रहा है और आप इस वाक़े से देख सकते हैं जो पता चला है कि ये चमन के बॉर्डर से इंटर होके पूरे पाकिस्तान से होके ये इधर दासू पहुंचे हैं। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में एक तो जो चीनी वर्कर्स है हमारे पास, उनकी प्रोटेक्शन ये हमारी जिम्मेवारी है। मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं और ये चेक पोस्टें जो है स्मगलरों के साथ मिली हुई हैं। उन्हें अपनी स्मगलिंग करनी होती है और उसी के आड़ में वो ये इतने वहां से चले हैं और पूरा DI खान से होके इसी रोड पे चल के फिर गए हैं, तो रास्ते में कोई भी चेक पोस्ट नहीं था कि वो इसको रोक लेते। और हमने अपने मुल्क के अंदरूनी हालात को ठीक करना है। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने मुल्क में हालात ठीक करें। ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा ब्रिगेडियर साहब। शाजिया चीमा साहिबा, एजाज अहमद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो चाइनीज़ इंजीनियर पे अटैक हुआ, आज वज़ीर आज़म ने दासू का दौरा किया अलॉन्ग विद द एम्बेसडर। सवाल ये कि जो दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती देखना नहीं चाहते या चीन को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान को एज अ सॉफ्ट टारगेट ट्रीट कर रहे हैं कि जो सीरीज ऑफ अटैक्स हमने देखे? जी, ये बड़ा ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो बाहर के मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं और वहाँ से आते हैं और पाकिस्तान में जो तरक्की और खुशहाली की उम्मीद बनती है उसको तोड़ते हैं। इसकी कई वजूहात हैं, कोई एक वजह तो नहीं है उसकी। मेरे ख्याल में कुछ तो बैरूनी हाथ हैं, लेकिन कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी महरूमियाँ हैं जिनसे इनको ये पनपते हैं। मिसाल के तौर पर गवादर में अगर आप देखें, जब गवादर में अटैक हुआ था
तो गवादर बड़े अरसे से ये कह रहे हैं, गवादर के शहरी के जो गवादर की पोत बनी है, जो जरूर बने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बेनिफिट हमें मिलें। जब वो उनको बेनिफिट मिलेंगे तो आप ये देखेंगे कि ना हक दो तहरीक निकल सकेगी, ना कोई बलोच लिबरेशन फ्रंट के या बलोच लिबरेशन आर्मी के जो कभी अफगानिस्तान से आते हैं, कभी ईरान में पनाह लेते हैं, वो आके ये तबाही कर सकेंगे, क्योंकि जो मकामी लोग हैं वो ही अपनी जगहों की और अपनी इंस्टॉलेशंस की हिफाजत करेंगे। तो हमें दोनों फ्रंट्स पे काम करना है। एक तो हमें सरहदें महफूज करनी है, दूसरे हमें मुल्क के अंदर दुरुस्त फरमाया ऐसे आपने। हालात करने। जी अरे सर, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि महरूमियाँ दूर हों, हुकूक मिलने चाहिए, और ये आईन पाकिस्तान के तहत हर शहरी का हक है कि उसको मसावी हुकूक मिलें, और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में काम भी कर रही होगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हकूक किसी को नहीं मिल रहे किसी इलाके में, तो यह जवाज़ तो फराम किसी शख्स को नहीं करता कोई भी आइन, कोई भी कानून, कोई भी रिवायत कि आप कानून शिकनी का रास्ता अपनाएं, आप दहशत गर्दी का रास्ता अपनाएं, आप मुल्क को बदनाम करें। उनकी भी जहन साजी आप नहीं समझते ज़रूरी है? एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। देखें, ये तो कोई बात नहीं है कि आप खून बहाएं, खून रेजी करें, और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान में मेहमान बन के लोग आते हैं और वो आपके लिए तो रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में करना, तो यकीनन ये लोग जो हैं ये या तो इतने ब्रेन वॉश्ड हैं ये बाहर से, क्योंकि अक्सर ने तो अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है, कुछ और भी बाहर से इनको मिलती है, या तो ये इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि इनको इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनके अपने इनको कहीं और से पैसे वैसे मिल रहे हैं। दूसरी ये है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके खिलाफ अगर आपने हिफाजत करनी है, वो तो कोई तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनके खिलाफ आपको काम करना है, लेकिन आप तो क्या अकेले आप कर सकते हैं? क्या सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकती हैं? क्या ज्यादा मजीद आपने ऑलरेडी 2 सिक्योरिटी डिविजन बनाए थे? ये जब तक अवाम खुद उसमें नहीं उठेगी उनके खिलाफ, अवाम का जहन तैयार करना होगा कि भाई ऐसे लोग अगर आपको दरमियान में नजर आते हैं तो ये आपके दुश्मन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सिर्फ फौज नहीं, सिर्फ रेंजर्स और पुलिस नहीं, बल्कि आपकी अवाम को उठना होगा इन तमाम जो हमारे मुजरिम हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल सही। हमारे साथ ही रहिएगा एजाज साहब। एक सवाल कर लूँ मैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से। ब्रिगेडियर साहब, हमने बड़ी तवील जंग लड़ी है दहशत गर्दी के खिलाफ, कितने ही ऑपरेशन किए, माजी करीब में ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फ़साद हुआ, तो उसके हमने जो फ़वाइद भी सामने देखे हैं कि जो दहशत गर्दी की लहर ख़ास तौर पर 2007 के बाद यहाँ पर शुरू हुई थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, अब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। लेकिन अब ये जो लोग बच गए हैं, जो लोग ऐसे मौजूद हैं जिसकी तरफ भी सेक्रेटरी साहब इशारा कर रहे थे, इनके खिलाफ हमने कितनी कामयाबी हासिल की और क्या करना है अब? मेरे ख्याल में हमने अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है, ये बॉर्डर से लेके और पूरे मुल्क के अंदर। वही मैंने कहा कि जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं, और ये लोग चमन से लेके ये तमाम रास्ते दराजिंदा, डीआई खान और फिर जो है यहाँ पेशावर तक और फिर आगे दासू तक गए, तो क्या रास्ते में किसी चेक पोस्ट ने इनको चेक नहीं किया? तो मैं समझता हूँ कि उसमें एफिशिएंसी लानी है, इंटेलिजेंस कवरेज भी अपना बढ़ाना है। और ये जब भी हमने कंसीव किया ये जो पोर्ट है इस इलाके में, तो हमने कहा कि यहाँ पर इंटेलिजेंस बड़ी मजबूत करनी होगी, और उसके लिए कम से कम उस वक्त हमने रिकमेंड किया था कि एक ब्रिगेडियर की कमांड की यहाँ पर इंटेलिजेंस सेटअप हो, ताकि वो सबको, तो वो कर रहे हैं एक तरफ से, और दूसरा हर एक आदमी ने फिर अपनी ड्यूटी, यानी ये जो मौजूदा केस है इसको देख के थोड़ा सा पीछे जाके कि किस चेक पोस्टों से ये गुजरी है और उन्होंने इसको चेक नहीं किया। ये जो स्मगलिंग है अलोंग द बॉर्डर, ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बॉर्डर को मैनेज करें, एफिशिएंटली मैनेज करें, और उसके बाद मुल्क के अंदरूनी हालात को। ये दूसरी बात जो इन्होंने की है, बिल्कुल जब इसके कंसेप्शन स्टेज के ऊपर कि इसके अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉय किए जाए वो मैक्सिमम बलूचिस्तान से हो, इस इलाके से हो, और उसके लिए ये कहा कि कोई टेक्निकल मैन पावर अगर चाहिए तो खुशदार में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई गई जो मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि उस तमाम, लेकिन जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं जो इसको खराब करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को,
मिसाल के तौर पे अमेरिका इंटरेस्टेड है इस पर भी आते हैं कि सर। ये ना बने ब्रिगेडियर हो। साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये अमेरिका और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, उस पर भी बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब ये फरमाइए कि आपका बड़ा वसी तजर्बा है, आपने अफगानिस्तान की भी मुख्तलिफ जो वहाँ पे रजीम्स हैं उनको डील किया। अभी जो हम रिसेंटली उनको दावत दे रहे हैं और ट्रेड और कॉमर्स के सिलसिले में भी हमने उनको खासी रियायतें दी हैं, और आप समझते हैं कि हमारी जो कोर डिमांड्स हैं और बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं कि वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं उनको हमारे हवाले करें, या आप समझते हैं कि पहले अगर ये तिजारत और एक अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ हो जाएगा या रिन्यू हो जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें हम उनसे मनवा सकते हैं? नहीं, ये दोनों दोनों काम करने होंगे इसी साथ साथ। एक तरफ तो हमें बड़ा ही सख्ती से निपटना होगा दहशतगर्दों को, और जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आपको आपके बॉर्डर्स को ज्यादा महफूज करना पड़ेगा, वो तो आपको करना है, लेकिन बॉर्डर का महफूज करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो तजारत के लिए ट्रक आए उनकी लाइनें लग जाए वहां पर, रोक दिए जाएं। उससे तो मजीद ज्यादा एक गुस्सा बढ़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं करना। पाकिस्तान को चैनल्स ओपन करने चाहिए, तजारत बिल्कुल होनी चाहिए, वरना वो तजारत शिफ्ट हो जाएगी किसी और जगह, चाहे बाहर चली जाएगी या कहीं और चली जाएगी। जबकि ज्यादा जो नेचुरल तजारत है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की बंदरगाहों के ऊपर है। सिर्फ करना यह है कि आपने जो ट्रांजिट ट्रेड से आपको नुकसान पहुंचता था, आपकी ट्रेड को, आपकी इंडस्ट्री को, उससे आपको बचाना है। क्योंकि वो क्या करता था कि वो सामान लेते थे और पाकिस्तान के अंदर ही डंप कर देते थे, या फिर अगर चला भी जाए सरहद पार तो वापस आ जाता था। तो बाड़ा हमने बनते देखे हैं कि वहां पे ये सस्ते सामान मिलते थे क्योंकि वो ड्यूटी नहीं देते थे। सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप जब बंदरगाह पे पाकिस्तान के लिए लाए गए जो सामान पे जितनी ड्यूटी है उतनी आप अफगान ड्यूटी पे भी लगा दो सामान पे, तो उससे जो पैसा मिलेगा वो नेचुरली अफगानिस्तान की हुकूमत को मिल जाएगा। लेकिन ये जो है, ये नहीं हो सकता कि कोई इंपोर्टर जो है वो पाकिस्तान में फिर डंप करे, उसको फायदा नहीं रहेगा। तो हम ट्रांजिट ट्रेड को जरूर फैसिलिटेट करें, हम बायलैटरल ट्रेड को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने बॉर्डर महफूज करें और अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान को ये कन्विंस करें कि उनके साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में अफगानिस्तान की अपनी बहुत बेहतरी है। पाकिस्तान उनका हमेशा से हलीफ साथी रहा है। पाकिस्तान के अवाम और उनके अवाम के अंदर बड़े पुराने रवाबित हैं, और अगर ये खुशहाली होगी और दुरुस्त सिमत पे मामला चलेंगे तो ये रीजनल प्रोजेक्ट्स भी उठ सकेंगे। सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान और साउथ एशिया के साथ ये जो है अफगानिस्तान के रास्ते बहुत तरक्की के मामला। यहाँ एक सवाल है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ एक सवाल है कि कुछ अरसे पहले तक हम लोग शायद ये तसव्वुर करते थे कि टीटीपी और टीटीए दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एंटिटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट अलाइन हो सकते हैं, लेकिन अब क्या हमारी सोच तब्दील हो गई है? हम टीटीए और टीटीपी को एक ही नज़र से देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में वो गलतफहमी थी कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं थी। ये जो उनके अहदाफ हैं टीटीए के, वही अहदाफ टीटीपी के उन टेरिटरीज पे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर टीटीए अफगानिस्तान पे एक शरई हुकूमत बना सकता है तो ये भी यही चाहते थे, यही ख्वाब रखते थे। इसलिए जिन्होंने ये समझा कि ये दोनों अलग अलग चीजें, वो गलत बात है। वो एक ही सिक्के के दो रुख थे, और इसलिए हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि अफगान तालिबान जो इनकी कोई मदद छोड़ देंगे। हमें अपने, जिस तरह मैंने कहा कि दो काम करने होंगे, एक बॉर्डर महफूज करना है और दूसरी तरफ हमें अपने मकामी लोगों को तैयार करना है। देखिए, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा एक्शन ये जो हमारे कबायली इलाके थे पहले, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, और या शुमाली बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा आपके बड़े साथी होंगे इनको रोकने के लिए। जी, सिर्फ आप ताकत के जोर पे नहीं रोक सकते, आपको पाकिस्तान के अवाम की ताकत इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे एक और सवाल फिर पैदा होता है, ब्रिगेडियर साहब अगर आप जवाब दें, फिर वापस जाता हूँ सेक्रेटरी साहब के पास, कि अगर टीटीए और टीटीपी जैसे सेक्रेटरी साहब ने अभी एक्सप्लेन किया, तो क्या खुदा न खास्ता टीटीए फैसिलिटेट तो नहीं करेगी टीटीपी को कि पाकिस्तान में इस वक्त वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो जारी रखें या इसमें कोई तेजी लेके आ जाए? क्योंकि हम तो उनसे ही निगोशिएट कर रहे हैं अफगान रजीम से कि आप इन लोगों को हमारे हवाले करें, या कम अज कम अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें दहशतगर्दी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में हम जेन्युइनली उनसे कह रहे हैं। हो सकता है कि उनके पावर में ये बात ना हो, उनकी रिट जो है इतनी मजबूत न हो कि वो इन लोगों को पकड़ सके, हमारे हवाले कर सके। हम डिमांड जरूर उनके ऊपर करते हैं कि या आप हमें उनके हवाले कर दें, या फिर आप खुद उनको रोकें। मैं समझता हूँ कि वो मेरे ख्याल रोकने में उनमें काबिलियत नहीं है।
उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो करें। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा कि ये जो रशिया में मॉस्को में अटैक हुआ है वो भी यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ताजिकिस्तान से। तो मेरे ख्याल में ये एक डिस्टेबलाइज स्टेट है अफगानिस्तान, और हम इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेवारी हमारी बॉर्डर से शुरू होती है, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम जितनी एफिशिएंसी दिखा सकते हैं कि हम जो है इनको नहीं आने देंगे। फिर हमारे सोसाइटी के अंदर अपने लोगों के साथ मिलके, और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि अपने लोगों को मिलाए कि आप दाएं बाएं कुछ किसी को देख रहे हैं तो आप बताएं हुकूमती एजेंसीज को, और दूसरा एजेंसीज जो है वो भी वो करेंगे। मिसाल के तौर पे ये तालिबान जो भी है, टीटीपी अपने आप को समझती है, ये उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। टीटीए जो अफगानिस्तान में कर सकती थी वो उन्होंने किया, मगर पाकिस्तान में वो नहीं कर सकेगी। हमारे पास रेगुलर फोर्सेस है, रेगुलर इंटेलिजेंस है, थोड़ी सी इसकी एफिशिएंसी या पॉइंट टेकन सर, ये जो पॉइंट टेकन। सेक्रेटरी साहब ये फरमाएं कि इससे पहले एक साबिक वजीर आजम को सदर जो बाइडन ने 2.5 साल तक फोन नहीं किया और उस पर काफी बहस भी हुई। अब उन्होंने जो हमारे मौजूदा वजीर आजम हैं इनको तकरीबन 1 माह बाद ही खत लिखा, चाहे सिंबॉलिक होगा लेकिन ये एक पब्लिक जेस्चर भी हमें महसूस होता है। क्या इसकी वजह यह है कि वाकई अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है, या उसको ये खतरा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो कहीं उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो वहां तक ना चले जाएं, इस वजह से पाकिस्तान की एक दफा फिर उन्हें जरूरत पड़ती महसूस हो रही है? जी, वैसे तो इस किस्म के जो खतूत हैं, और खसूसन ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, ये एक रस्मी सिफारती कार्रवाई है। लेकिन चूंकि एक पस मंजर ऐसा चल रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में सर्दमहरी चल रही थी, तो इसलिए ये खत जो है इसकी अहमियत बढ़ गई है। अब इसकी कई वजूहात हो सकती है। एक तो वो जो आपने फरमाई कि अफगानिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी बढ़ के आ रही है, ISKP के इतने फैल गए हैं टेंटिकल्स के, वो मॉस्को में, रूस में, तमाम जगहों पर जाके दहशतगर्दी कर रही है, तो उनको ये खतरा महसूस हो गया कि दहशतगर्दी ये फैलती चली जाएगी। आज सिर्फ पाकिस्तान में खून बह रहा है, बाकी फिर पूरे खित्ते में बहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि वो चीन के साथ, उनको नजर आ रहा है कि चीन के जो ऑफिशियल्स हैं, चीन के जो काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो शायद ये मौका अच्छा है कि पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहते हैं। वो बड़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने करीब लाएं, तो उसके लिए भी उन्होंने ये कोशिश की हो, जो मेरे ख्याल में कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों से ताल्लुक चाहता है। तीसरी बात जो हो सकती है वो ये है कि हिंदुस्तान को उन्होंने देख लिया है कि हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहता है। वो अमेरिका का बेशुभ पार्टनर है, लेकिन वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। वो चीन के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहता है। तो उनका ख्याल था कि अपने सारे अंडे हिंदुस्तान की बास्केट में क्यों डालें, और क्यों ना पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात रखें। तो यानी बहसियत मजमूई मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त है वहां से उनका खता। अच्छा सर, ये पाकिस्तान क्योंकि चीन से हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात हम बराबरी की सतह पे अच्छे रखें? क्योंकि आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना भी तो हमारे इंटरेस्ट में ही है। जी बिल्कुल, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये बड़े तवातर से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये हक है कि हम दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखें। चीन बहुत अच्छा दोस्त है, चीन ने पाकिस्तान पे सरमायाकारी की है, चीन ने कभी पाकिस्तान में इंटरफेयर नहीं किया, इंटरव्यू नहीं किया। चीन के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तान के ऐन मफाद में है। लेकिन मैं साथ ही ये समझता हूँ कि अमेरिका के साथ भी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा तजारती शरीक है, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हमारे फिजिशियंस काम करते हैं, उनके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान की ज़राअत में बड़ा काम किया है, हमारे IT एक्सपर्ट्स उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं अमेरिका की मार्केट के साथ। तो बहुत सारी वजूह बनती हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के ऐन मफाद में है। तो चुनाचे पाकिस्तान को यह हक होना चाहिए कि दोनों, अगर यहाँ कैंप्स में बट जा रही होती जो पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका के जमाने में हुआ, तो अलग बात थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और जो लोग हम में से ये कहते हैं कि जी हमें 2 बोट्स में सेल नहीं करना चाहिए, 2 कश्तियों में क्यों सवार हो रहे, भाई अब वो 2 कश्तियां अलहदा नहीं चल रही। आप ये देखें चीन और आपस में कितने गहरे ताल्लुकात हैं, इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं। इस वजह से पाकिस्तान
भी ये काम कर सकता है कि दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखे। वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जा रहे, वो डी रिस्क की बात कर रहे हैं, वो डी कपल की बात नहीं कर रहे। राइट। तो पाकिस्तान को बिल्कुल अपने ताल्लुकात दोनों मुल्कों के साथ रखने चाहिए, ये हमारा हक भी है और हमारे मफाद में भी। सेक्रेटरी साहब, एक आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आइंदा आने वाले सालों में कैसे देख रहे हैं? मुश्किल भी नजर आ रहा है जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत एक ऐसी राह पे चल निकली है कि जिसमें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात उनके लिए कोई ज्यादा बाराबर नहीं होंगे। वहां पे वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं, वहां पे वो चाहते हैं कि कोई मुसलमान जो एंटी मुसलमान के ऊपर कोई उसका नैरेटिव बयानिया बनाकर वो ज्यादा इलेक्शंस में वोट लें। और उसके बाद पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से भी उनके आपस में उनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात उनके मफाद में। इसलिए अभी आप देखें कि उन्होंने पिछले 8 साल से 2016 से एक नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी दी हुई है, यानी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई रवाबत नहीं करनी। साथ ही में उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा हो। तो मेरा सवाल है उनसे कि भाई कौन सा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपके यहाँ कौन से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहे। हमने तो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में देखा कि LOC के ऊपर टूरिस्ट स्पॉट बने हुए हैं, वीडियोस बन रही हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ना इन्फिल्ट्रेशन है ना कोई टेररिज्म, ये सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए साथ कोई पॉलिसी नहीं रखना चाहते, वो पॉलिसी करना चाहते हैं, ये उसका एक बहाना है। साथ ही साथ वो ये भी कर रहे हैं कि वो अपनी जो पॉलिसी है वो ज्यादा मैरीटाइम डोमेन में लेके जा रहे हैं, ये समुद्री सतह पे लेके जा रहे हैं। वहां पे उनको पार्टनरशिप कर रहे हैं अमेरिका के साथ, UK के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ। तो ये उनको उधर मफादात ज्यादा नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान को उसमें फिट नहीं करता। और तीसरी बड़ी बात जो सबसे बड़ी अहम है शायद, वो ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक खुद अपनी इक्तिसादी उसकी कुव्वत जरा कमजोर है, हमारे सियासी हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। जिस दिन हमारे वो बेहतर होंगे, आप देखेंगे कि हमारे साथ दुनिया के तमाम ममालिक, हमारे दोस्त भी और हमारे गैर दोस्त भी हमसे ताकत बनाना चाहेंगे और हिंदुस्तान भी शायद करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे कोई इतना ज्यादा नजर नहीं आ रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। माजरत शाजिया साहिबा, कुछ आवाज़ का मसला था जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो सकी। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, जवाब में वज़ीर आज़म ने भी ख़त भेजा। ये जो ताल्लुकात में ये जो सर्दमहरी आई थी, इसके हवाले से मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, और अब आगे इस एक्सचेंज के बाद आप क्या देख रही हैं। लेकिन एक वक्फा मुझे लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं और डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा से सवाल करते हैं। सना, सना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, गुड़िया को स्कूल से देर हो रही है। बच्चों से घरेलू मुशक्कत कराना जुल्म है। आए मिलकर अहद करें, हम बच्चों को घर पे मुलाज़मत नहीं देंगे, क्योंकि हर बच्चा बचपन का हकदार है। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, डिस्कस कर रहे हैं कि उस खुद कुश हमले के बाद चीन और पाकिस्तान इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं और बावजूद दुश्मन के प्रोपेगेंडे के दोनों रियासतें एक दूसरे के साथ खड़ी हैं और इस अज़म का इजहार कर रही हैं कि उन्होंने इस दहशतगर्दी के को जड़ से मिलकर उखाड़ना है। और साथ ही साथ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया चीमा साहिबा, सवाल छोड़ के गया था आपके लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा दोनों ममालिक के माबैन के एक फ़र्स्ट हाई लेवल कॉन्टैक्ट हुआ है, चाहे उसको आप कह लें कि कोई एक ये बिल्कुल फॉर्मल टाइप का एक कॉन्टैक्ट है और इसमें सेरेमोनियल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इससे पहले, लेकिन इससे पहले तो अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी पब्लिकली और बिहाइंड द कर्टन्स, तो वो तो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की थी। अब आप आगे क्या देखती हैं? देखिए, स्टेट बिटवीन द स्टेट जो है वो कम्युनिकेशन इसी तरह ही होती है, इतने ही उसका रिटोरिक ऐसा ही होता है, वो इससे ज़्यादा वो फ्रैंक नहीं हो सकती है। तो उसके जो लिखा हुआ है उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस प्रोपेगेंडा का सवाल है जिसकी कि कोई बुनियाद हमें समझ में नहीं आती कि हम किसी ऐसी पोजीशन पे हैं कि हमें इधर चाइना या अमेरिका में किसी को चूज करना है। अगर ये सिनेरियो हमारे सामने रखा जा रहा है या ये तनाजुर पेश किया जा रहा है तो ये बहुत ही लॉजिकल है। ये प्रोपेगेंडा करने वालों को भी पता है कि ये इस वक्त इस दुनिया की ये सूरत हाल नहीं है। दुनिया जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। अब ब्लॉक फॉर्मेशन नहीं है, अब आप किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अब हर मुल्क की अपनी जो डिप्लोमेसी है वो सिटीजन सेंट्रिक है, वो उसकी अपनी इकोनॉमी पे बेस करती है। जिस मुल्क को जिस दूसरे मुल्क से जो फायदा होगा वो अपना फायदा ले लेगा। अब ये वो कोल्ड वॉर और आफ्टर कोल्ड वॉर जो है वो पॉलिसी नहीं चल रही है कि मेरा दुश्मन जो है वो भी तुम्हारा दुश्मन होगा, मेरा दोस्त जो है वो तुम्हारा दोस्त होगा। ये बड़ी बचगाना सी बात है और मेरा ख्याल है जहां से ये सरहद पार से ये प्रोपेगेंडा आ रहा है उनसे बड़ी इस वक्त स्विंग स्टेट तो हमें पूरे रीजन में नजर नहीं आती है। और वो तो स्विंग करते हुए बुखलाए हुए हैं ही। हम बहुत स्टेबल और बहुत स्टैटिक पोजीशन पे हैं। हमें किसी किस्म का हमारे में कोई केओस नहीं है। हमारी बहुत स्टेटेड पोजीशन है कि चाइना जो है वो हमारा आईनी हाथ है, हमारा देरीना दोस्त है और अमेरिका से भी हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इवन ये क्वेश्चन भी आए, अभी प्रोग्राम में ही डिस्कस हो रहा था कि डी कपलिंग या डी रिस्किंग की बात हो रही थी। ये दोनों एक ही कॉइन का हिस्सा है, यूरोपियन कॉइन टर्म है। तो ये हमारी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम ना चीन को के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है हमें है और ना ही हमें अमेरिका के साथ है। हाँ, जिसने हमसे ताल्लुकात ठीक करने हैं वो अपनी टर्म्स जो है वो ठीक करके हमारे पास जो है वो आएगा और ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। इसमें ठीक। ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दी की जो पिछली जंग हमने लड़ी है इतनी तवील और उसमें पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी थी, अगरचे दूसरी जानिब से बहुत सी ऐसी कार्रवाई हुई जिस पे शदीद एतराज़ात थे रियासत पाकिस्तान को। अब दहशतगर्दी का मसला तो ख़त्म नहीं हुआ, अफगानिस्तान में उसी तरह मौजूद है, लेकिन ये जो आपस का कोऑपरेशन ख़त्म हो गया है इसका नुकसान हम तो उठा रहे हैं। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं वो भी इसका नुकसान उठा सकते हैं? मैं समझता हूँ ये एक फिनोमेना है जो आप देख रहे हैं कि एक तरफ से चाइना जो है एज ए राइजिंग वर्ल्ड पावर बन रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका है वर्ल्ड पावर जो कोशिश कर रहा है तो उसकी जो इस प्रोग्रेस है इसको स्टेम कर रहे हैं। तो इसी दोनों जो एफर्ट्स है इनके दरमियान हम आते हैं। पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, यानी सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया वो इसके लपेट में आएंगे। तो हमें अपने जो जितने भी इकदाम है वो उस लिहाज से करने चाहिए क्योंकि हम किसी साइड पे भी नहीं है और दोनों साइडों को इकट्ठा चलना चाहिए। अगर चीन सुपर पावर बन जाता है तो हमें क्या एतराज, अगर अमेरिका सुपर पावर नहीं होता। तो इसलिए हमने दोनों से ताल्लुकात रखने हैं और इसी फिनोमेना के अंदर हमारे ऊपर जो गर्द उड़ती है जिस तरह कहते हैं तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक कॉम्पिटेंट सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट। बाकी सियासत तो अपनी जगह पर कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन जो हमारे स्टेट स्ट्रक्चर है
वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है और मेरे ख्याल में हम इसका मुकाबला करेंगे। राइट। मुकाबला हम कर सकते हैं, मुकाबला हमने किया है और इंशाअल्लाह हम एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसको फायदा मिलेगा Point taken, पाकिस्तान को। या जी शाजिया चीमा साहिबा, अब भारत पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, उसके बड़े ही ख़तरनाक अज़ाइम है हमारे ख़िलाफ़, ये इस बात में कोई उबाम नहीं है और सबूत की बुनियाद पर पाकिस्तान कई दफ़ा आलमी बरादरी के सामने अपना केस रख चुका है। लेकिन भारत एक तरफ जो है इस रीजन बल्कि दुनिया की सुपर पावर भी बनना चाहता है। अगर पाकिस्तान में वो ऐसे हालात पैदा करेगा तो वो खुद कैसे बच सकता है, अपने हमसायों को कैसे तब्दील कर सकता है? एक अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान में भी एक अफगानिस्तान बन जाए, तो भारत के साथ क्या होगा उसके बाद? क्या ये उनको अंदाजा नहीं होता कि बजाय इसके बेहतर ताल्लुकात करें, कांटेक्ट करें, रिलेशनशिप बढ़ाएं और लोगों के रवाबित कायम करें और फिर ताकत हासिल करें? जो इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट है वो बहुत ऑल एक्सक्लूसिव है कि वो किसी को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते। वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत प्रिटेंड कर रहे हैं। ये उनके अंदर भी लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर जितनी बेरोजगारी, जितनी भूख और जितने मसाइल हैं उनको छुपाया जा रहा है और जो कुछ दिखाया जा रहा है और वो सिर्फ दिखावे का है। उसके पीछे हकीकत कोई नहीं है। और अगर पाकिस्तान को के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए और केओस क्रिएट करने के लिए फंडिंग की जा रही है तो पाकिस्तान इस बात की हर जगह पे जो है हम इसको रजिस्टर कराते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में शामिल है। और रीसेंट इंसिडेंट जो है वो कनाडा और अमेरिका के अंदर जो इन्होंने वहां पे मर्डर किए हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि हम इतने सालों से जो कहते चले आ रहे हैं वो ठीक कहते चले आ रहे हैं। अब अगर वो ये ट्राई करना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रॉक्सी से हमारे राइट और लेफ्ट में बैठे हुए किसी भी प्रॉक्सी को आप पैसे देकर हमारे ही मुल्क के अंदर अनरेस्ट करा देंगे और उस अनरेस्ट से हमारे मुल्क के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो हैं, खास तौर पे सी पैक जैसा प्रोजेक्ट जो कि $ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, BRI का एक हिस्सा है, उसका एक बहुत बड़ा BRI इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये इस तरह की हरकतों से, ओछे हथकंडों से, अफसोसनाक हरकतों से चीन को इस पे कोई फर्क पड़ेगा या चीन जो है वो बैकफुट पे चला जाएगा, ये बड़ी अहमकाना सी सोच है। ये सिर्फ वक्ती हर्डल्स आपके लिए क्रिएट की जाती हैं दुनिया के सामने ये प्रिटेंड करने के लिए। मैं बहुत एक्सटेंसिवली इंडियन मीडिया को फॉलो कर रही हूँ इस वाकये के बाद, रिसेंट जो ब्लास्ट हुआ है, सुइसाइड अटैक हुआ है चाइनीज पे, तो वो प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं कि सी पैक जो है उसकी सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो रही तो चाइनीज जो है वो बैक फुट पे जाने का सोच रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है और ये उनको भी पता है कि सी पैक की सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ही मैनेज कर सकता है क्योंकि हमने उसको मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी दी है। आपकी तमाम फंडिंग के बावजूद आप उसे रोक नहीं पाए। पॉइंट वेल टेकन। मैं जरा वक्त की थोड़ी कमी है, प्रोग्राम की बचा लूं। मैं ब्रिगेडियर साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कॉपरेशन था, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, या वहाँ से हमें कोलिशन सपोर्ट फंड के पैसे भी मिलते थे जो हमने जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारे एक्सपेंस हुए हैं अपने, वो उससे कहीं ज़्यादा हैं कि जो हमने रिसीव किया। अब अमेरिका दोबारा उस किस्म की अरेंजमेंट पे आ सकता है? एक वक्त में नॉन नेटो एलाई का भी स्टेटस हमारे पास था, अगर अफगानिस्तान में वाकई सूरत हाल बिगड़ रही है। मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो यहाँ से चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस के लिहाज से वो कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान के अंदर हालात ठीक हो और उसके लिए उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात उसी तरह अच्छे रहेंगे, लेकिन इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमें कोई मदद करेगा प्रैक्टिकली वो शायद मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट जनरली जिस तरीके से है इजराइल का, ज्यूज का इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर, तो उनके अपने प्रॉब्लम्स है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सही ताल्लुकात रखेगा और इसी तरह चलेगा। हम चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात रखेंगे और इसी तरह चलेंगे। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर हमारे लिए अच्छा है,
यहाँ पॉजिटिव्स है वहाँ नेगेटिव्स भी है, तो पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और पाकिस्तान जो है यहाँ इंडिया जो है वो पाकिस्तान से डरता है। इंडिया जो है पाकिस्तान को विश अवे नहीं कर सकता। अपने दरमियान वहाँ पर वो मुसलमानों के खिलाफ उनका एक प्रोग्राम है और वो है, लेकिन मेरे ख्याल में आखिर वो फेल होगा। ये जो उनकी सोच है फंडामेंटलिज्म, हिंदू राष्ट्र की, ये गलत चीज है और मेरे ख्याल में खुद वो चेंज करेंगे। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाजिया चीमा साहिबा, आप शेयर करेंगी ये थॉट्स जो ब्रिगेडियर साहब ने कहे कि अमेरिका अफगानिस्तान में ताल्लुकात ठीक करना चाहता है, क्योंकि इसके हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है कि अमेरिका अफगानिस्तान में हालात ठीक करना नहीं चाहता ताकि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे दीगर ममालिक को हमेशा से वहाँ से प्रॉब्लम आती रहे। मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा मैं डिफर करेगा ब्रिगेडियर साहब से। मेरी थ्योरी है कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते में वापस आना चाहता है और उसने बहुत कोशिश की है इंडिया को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पिछले 3-4 साल में बनाने की, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ है नहीं, जो उसके अंदर वो एज नहीं है जो कि पाकिस्तान में अमेरिका को नजर आता है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर अमेरिका ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार करना भी चाहता है तो हमें फिलहाल इस चीज़ पे आमादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी थ्योरी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हाउस इन ऑर्डर नहीं है और तालिबान से वो मुल्क नहीं संभाला जा रहा है, ना सिर्फ ये कि संभाला नहीं जा रहा है बल्कि उन्होंने पूरे जहान के दहशतगर्दों की उसको सेफ हेवन बना दिया है। और कहाँ मास्को के अटैक से लेकर हमारे अंदर सारे के सारे जो टेररिस्ट अटैक है उन सब की हार्बरिंग वहाँ पे हो रही है। तो ये सिचुएशन अमेरिका को सूट करती है इस खित्ते में दोबारा आने के लिए, और वो इस खित्ते में दोबारा बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाजिया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। ब्रिगेडियर शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त नईम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चांसलर हैं पाइट के, मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब। सवाल जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछना है वो ये कि अभी हुकूमत ने जो फैसला किया FPR ने कि जो रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा और उसकी कुछ सीलिंग्स रखी गई हैं और ये एक तखमीना लगाया गया है कि 500 अरब के करीब रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू से इकट्ठा होगा एक साल के अरसे के दौरान। बड़े अरसे से डिमांड थी कि ये परचून फरोशों को, होलसेलर्स को, डीलर्स को, इनको टैक्स नेट में लाया जाए। यू थिंक इट्स अ राइट बिगिनिंग, राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? ये डिटेल्स पे डिपेंड करता है। आई थिंक इट्स अ राइट स्टेप, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, बट ये भी सोचना चाहिए कि वो इसलिए टैक्स नेट में नहीं आना चाहते क्योंकि वो डरते हैं हुकूमती इंटरफेरेंस। हमें उनको ऐसे टैक्स नेट में लाना चाहिए कि उनको डर ना हो कि उनको कोई तंग करेगा, उनको कोई उनकी बिजनेस में हायल होगा। हमें उनको एक बड़े नरम तरीके से टैक्स नेट में लाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल टैक्स इकट्ठा करना ये नहीं होता। ये तो पुराने ज़माने, कदीम ज़माने की बात है कि डंडे से टैक्स इकट्ठा करो। थोड़ा मना के भी टैक्स करना होता है, थोड़ा ट्रस्ट भी बनाना होता है। वन ऑफ द रीजंस हुकूमत टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकता, ट्रस्ट कोई नहीं करता। लेकिन सर, आप इतने अरसे से ये इन चीज़ों को बड़े करीब से देख रहे हैं। जब भी कोई रियायत भी दी जाती है, बताया भी जाता है, कहा भी जाता है, अपील्स भी की जाती हैं, तो एक ट्रेंड देखा है कि वॉलंटरीली कोई टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं होता। फिर इस सोच को आप कैसे तब्दील करेंगे अगर आप डेटरेंस से काम नहीं लेंगे तो? देखिए, गलत बात है, कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम तो इस पर बहुत लिखते रहे, आज भी इस पर एक तकरीब किया है सरीना में कि ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत सोच है और मीडिया इसको बहुत प्रचार कि लोग चोर हैं, लोग खराब हैं। खुदा के वास्ते अपने लोगों को गाली देना बंद करते हैं। लोग कोई चोर नहीं है, लोग कोई गलत नहीं है। हर कोई सेल फोन पे टैक्स दे रहा है, हर कोई बिजली पे टैक्स दे रहा है, हर कोई हर जगह टैक्स दे रहा है। मसला ये, अगर हुकूमत की टैक्स पॉलिसी गलत है, हुकूमत को टैक्स पॉलिसी बनानी नहीं आती और लोग FPR से डरते हैं, FPR को आपको पीछे हटाना पड़ेगा। दुनिया जहान में डिजिटली काम होता है, लोग आके तंग नहीं करते आपको। तो जो आपने देखा है, कुछ देर पहले बॉर्डर पे लड़ाई हुई है कस्टम वालों और FCO वालों की। मसला ये है कि ये जो इदारे हैं ये टैक्स नहीं इकट्ठा करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं। तो ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम, ये गवर्नमेंट को ठीक करने की जरूरत है। सिर्फ टैक्स लगाने की बात नहीं, गवर्नेंस भी ठीक करने की बात है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं आप टैक्स लगा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है टैक्स?
क्योंकि हुकूमत तो टैक्स लगाती है, उसके बाद लोगों को क्या मिलता है? जी, बिल्कुल। आपकी बिजली का निज़ाम गंदा है, आपका हर निज़ाम गंदा है, आप उसको साफ ही नहीं करते। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ठीक नहीं है, पीएसटीपी गंदा है। तो इनको चीज़ों को ठीक भी करना है ना। हुकूमत का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करनी है, हुकूमत का काम अपना काम भी ठीक करना है। अच्छा सर, ये अब जो रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, एफबीआर को आपने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगेन इस पे तो बड़े अरसे से काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं, रुकावटें क्या आई कि ये अभी तक उस स्टेज पे हम क्यों नहीं पहुंच सके? कम से कम इस्लाहात का अमल ही मुकम्मल हो जाता अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करते तो। अभी तक रिफॉर्म कोई नहीं इस मुल्क में, वो बल्कि हम उल्टा गए हैं। अभी तक रिफॉर्म की बातें होती हैं, इस्लाहात की बातें होती हैं, पर कभी कोई काम नहीं हुआ और ना कभी इस पर बात हुई है। हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कह देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं किसी को पता। हम रिफॉर्म कहते हैं जिसका मतलब ही कोई नहीं पता। सबसे पहले मुझे बताएं, जो हम आज भी बात करके रिफॉर्म में आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया हुआ, बिजनेस बंद हो गई है, सब कारोबार बंद हो गया बिकॉज लोग डर गए। दूसरा, हर 3 महीने के बाद टैक्स लगाते हैं, ये नहीं कि एक दफा। दुनिया जहान में एक दफा टैक्स पॉलिसी बनती है, सदियों नहीं, मतलब 10, 15, 20, 30 साल बदलती नहीं है। हमारे यहाँ रोज बदलती है। नंबर 3, आप जब टैक्स लगाते हैं तो साथ ही आप सरकारी जो माशाल्लाह प्रोटोकॉल है, गाड़ियां भी बढ़ जाती हैं, साथ ही घर भी बन जाते हैं, शाहाना दफ्तर भी बढ़ जाते हैं, तो लोग देखते हैं ये वेस्ट। अगर आपने करना है टैक्स लगाना है तो फिर अपना शाहाना अंदाज भी खत्म करें। राइट। कोशिश के मॉडर्न गवर्नमेंट आ जाए। तो हमारे यहाँ रिफॉर्म की बात ही कोई नहीं हुई। रिफॉर्म सिर्फ हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी सवाल सर करना चाहूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लास्ट 2 मिनट से मेरे पास सवाल ये है कि अगर एक रिटेलर की बात करें, जैसे आपने कहा कि उनको मनाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, अगर एक शख्स का, चाहे वो दुकानदार है या किसी बड़े रिटेल आउटलेट का मालिक है, अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो ठीक है, रियासत ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, निज़ाम अच्छा नहीं है, लेकिन उस शख्स की बहैसियत पाकिस्तानी शहरी और जो वो यहाँ पे इनकम हासिल कर रहा है, उसकी भी तो एक जिम्मेदारी है ना कि वो टैक्स अदा करे, कि बजाय इंतजार करे हुकूमत का कि वो कोई फैसला करेगी। नहीं जी, आई डोंट थिंक ये मॉडर्न शहरियत का कॉन्सेप्ट है। आप बात कर रहे हैं अकबर बादशाह की। अगर आप अकबर बादशाह की बात करें तो खुदारा ठीक है, दरबार लगा ले और सारों को जूतियां मारे। नहीं, मॉडर्न टैक्सेशन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप कुछ दे भी साथ। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपने टैक्स लेना है और हर शहरी से कहे खुदा के वास्ते तो अपना पेट काट के हमें देते, हम माशाल्लाह रूट लगाएंगे, यशी करेंगे, बड़े शाहाना घरों में रहेंगे, फॉरेन ट्रिप्स लगाएंगे। ये तो नहीं मेरा ख्याल, ये मॉडर्न जमाने की सोच नहीं। आपने दुरुस्त फरमाया सर, लेकिन अगर वो शहरी तमाम तर सहूलियात उठाने के साथ साथ, अगर मतलब बड़ी बात करें तो अगर वो सहूलियात उठाने के साथ साथ इनकम भी हासिल कर रहा है यहाँ से, तो टैक्स तो उसने देना है। नहीं जी, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ओके, क्योंकि ठीक। वो इनकम हासिल कर रहा है अपनी मेहनत से, राइट, और हासिल कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत उससे बिजली का निजाम ठीक नहीं कर रही, उससे निकलवा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट उसको अपनी एक्सपैंड नहीं करने देता, डिस्पाइट द फैक्ट के ऊपर 1000 कदम हैं। हमने स्लज का काम किया, हमने देखा कितने लाइसेंसेस हैं, कितनी मुसीबतें हैं। देखिए, अगर हुकूमत ने ये काम करना है और मॉडर्नाइज करना है, फिर मॉडर्न निजाम की बात, मॉडर्न निजाम के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल, पॉइंट वेल टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब, वाइस चांसलर पाइड हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।